गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेबरा सुंडा की 12 नंबर कल्टीवेशंस जो कि कॉटन कल्टीवेशन से संबंधित है। इस सेशन में हम 13वें नंबर का कल्टीवेशंस जो कि ग्राउंड नट कल्टीवेशन से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्राउंड नट। ग्राउंड नट इज आल्सो नोन एज पिकन नट, पीनट एंड मंकी नट। यानी ग्राउंड नट को हम पीनट के नाम से जानते हैं, अर्थ नट के नाम से जानते हैं, इसी को मंकी नट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कंटेन्स 45% ऑयल एंड 26% प्रोटीन इन कर्नल्स। यानी ग्राउंड नट के कर्नल्स में या फिर दाने में 45% तेल की मात्रा पाई जाती है, 26% जो होती है वो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑयल केक्स ऑफ ग्राउंड नट कंटेन्स अबाउट 7.3% नाइट्रोजन। यानी कि ग्राउंड नट के केक ऑयल केक्स में, यानी कि ग्राउंड नट के ऑयल केक्स में 7.3% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जो कि मैक्सिमम होती है किसमें, नाइट्रोजन की मात्रा। तो ग्राउंड नट के यानी सभी प्रकार के केक्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो ग्राउंड नट के केक्स में पाई जाती है 7.3%। एक्सेप्ट डिकॉर्टिकेटेड यानी छिलका रहित जो साफ फ्लावर होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, तो डिकॉर्टिकेटेड छिलका रहित वाले में 7.9% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपका ग्राउंड नट का ये आता है। नेक्स्ट पॉइंट ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस ब्राज़ील होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, तो इंडिया में है। बात करते हैं एरिया की, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया ग्राउंड नट का कहाँ पर है, तो इंडिया में है। लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो चाइना में होता है। इन इंडिया के केस में बात करते हैं तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट दो प्रकार का होता है, एक तो आपका बंच टाइप होता है, इसी को हम इरेक्ट टाइप के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया होता है, ब्राइटी फेस्टिजिएटा होता है। दूसरे नंबर का जो ग्राउंड नट होता है स्प्रेडिंग ग्राउंड नट होता है, इसी को हम ट्रेलिंग टाइप ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया ब्राइटी ब्रोक्यूम्बेंस होता है। फिर से बंची टाइप या फिर इरेक्ट टाइप का जो ग्राउंड नट होता है, इसका साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया ब्राइटी फेस्टिजिएटा होता है। जबकि स्प्रेडिंग टाइप या फिर ट्रेलिंग टाइप का जो ग्राउंड नट होता है, इसका साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया ब्राइटी प्रोक्यूम्बेंस होता है। बॉटनी की बात करते हैं तो ग्राउंड नट की बॉटनी की बात करते हैं तो ग्राउंड नट की बॉटनी ऑफ ग्राउंड नट। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बॉटनी ऑफ ग्राउंड नट। फैमिली इसका लेग्यूमिनेसी होता है और यह एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होता है, C3 प्लांट होता है और इसे खरीफ सीजन में उगाया जाता है, इसीलिए यह सैटरडे प्लांट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रूट इसका पॉट्स कहलाता है। इसके कर्नेल्स को इसके सीड को कर्नेल्स या फिर पॉट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पेगिंग का मतलब क्या होता है। ग्राउंड नट में एक टर्म देखने को मिलता है पेगिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशंस ओवरी बिकम्स स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन ए जीनोफोर विच इंटर इनटू सॉइल एज पेग टू फार्म पॉट्स। यानी कि पेगिंग का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशंस के बाद जो ओवरी होता है वह स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का देखने को मिलता है। इसी को हम गाइनोफोर के नाम से जानते हैं। और यही गाइनोफोर से जब सॉइल्स में एंट्री कर देता है तो उसी को हम पेग कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, और यही पेग्स जो होता है वो पार्ट का फॉर्मेशन करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम पेगिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डर्मेंसीन ग्राउंड नट। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डर्मेंसीन ग्राउंड नट। बंच टाइप नॉन डॉर्मेंट वाइल स्प्रेडिंग टाइप इज डॉर्मेंट विच रिक्वायर्स ए रेस्टिंग पीरियड ऑफ 2 to 2.5 मंथ्स आफ्टर फॉर जर्मिनेशन। यानी बंच टाइप में डॉर्मेंसी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, जबकि स्प्रेडिंग टाइप जो ग्राउंड नट होता है इसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है। और यह डॉर्मेंसी कितने दिन की होती है, तो इस डॉर्मेंसी का जो पीरियड होता है, रेस्टिंग पीरियड जो होता है वो 2 से 2.5 महीने तक होता है जर्मिनेशंस के लिए। यानी फिर से डॉर्मेंट यानी स्प्रेडिंग टाइप जो होता है वो डॉर्मेंसी। स्प्रेडिंग टाइप का जो ग्राउंड होता है इसमें डॉर्मेंसी पाई जाती है विच रिक्वायर्स ए रेस्टिंग पीरियड। और जो स्प्रेडेड टाइप का ग्राउंड नट होता है इसको रेस्टिंग पीरियड की आवश्यकता होती है, कितने मंथ, तो 2 से 2.5 मंथ की रेस्टिंग पीरियड की आवश्यकता होती है। किसके लिए, तो जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इट कैन बी ब्रोकन बाय हाई टेम्परेचर। यानी कि इस प्रकार की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम हाई टेम्परेचर से इसको ब्रेक कर सकते हैं, स्टोरेज के द्वारा भी ब्रेक कर सकते हैं, एंड यूज ऑफ इथाइलिन
chlorohydrin at the rate 0.7% and seed soaking in 5 to 10 ppm solutions of naphthalene acetic acid या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। फिर से इट कैन बी ब्रोकन बाय हाई टेम्परेचर, यानी कि स्प्रेडिंग टाइप ग्राउंड नट में जो डायमेंसी होती है इसको हम हाई टेम्परेचर के द्वारा तोड़ सकते हैं, या फिर इसको स्टोरेज के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है, या फिर इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन की 0.7% मात्रा इसका प्रयोग करके हम इसकी डायमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। एंड सीड सोकिंग इन 5 to 10 ppm सोल्यूशंस ऑफ नैप्थेलिन एसिटिक एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि इसके सीड को हम 5 से 10 ppm मात्रा, यानी 5 से 10 ppm मात्रा किसकी, तो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में, 5 से 10 ppm मात्रा नैप्थेलिन एसिटिक एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड के सोल्यूशंस में यदि इसके बीज को भिगोने के बाद फिर उसे सुखा देते हैं तो इससे भी जो होती है वो ग्राउंड नट की डायमेंसी ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी रिलेटेड टू ग्राउंड नट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्राउंड नट। बंच टाइप का जो इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है वो आपका ज्योति होता है, TMB सेकंड होता है, जबकि स्प्रेडिंग टाइप ग्राउंड नट का जो वैरायटी होती है वो चंद्रा होता है, TMB फर्स्ट होता है, RS फर्स्ट होता है, जबकि सेमी स्प्रेडिंग टाइप का जो वैरायटी होता है वो AK10 होता है, RG 425 होता है, RG 578 होता है। फिर से बंच टाइप का जो वैरायटी होता है ज्योति होता है, TMB सेकंड होता है, स्प्रेडिंग टाइप का चंद्रा होता है, TMB फर्स्ट होता है, RS फर्स्ट होता है, सेमी स्प्रेडिंग टाइप में आपका AK10 आता है, AK10 आता है, RG 425 आता है, RG 578 आता है। नेक्स्ट है सीड रेट ग्राउंड नट के सीड रेट के बारे में बात करते हैं। तो ग्राउंड नट का जो सीड रेट होता है वो बंच टाइप का 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग कितना रखा जाता है, 30 10 सेंटीमीटर तक रखा जाता है, जबकि स्प्रेडिंग टाइप का जो सीड रेट होता है वो 60 से 80 किलोग्राम होता है प्रति हेक्टेयर, और स्पेसिंग इसकी जो होती है वो 45 × 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखी जाती है। सीधे कहने का मतलब ये है कि जो स्प्रेडिंग टाइप की जो ग्राउंड नट होती है इसकी फैलने की क्वालिटी ज़्यादा होती है, तो फैलने के कारण ही इसका सीड रेट कम हो जाता है, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, और स्पेसिंग भी कितना होता है, तो इसका स्पेसिंग जो होता है वो ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि ये फैलती है, तो इसलिए इसका स्पेसिंग 45 × 10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखा जाता है। जबकि बंच टाइप यानी गुच्छे में ही रह जाता है, यानी कि बंच टाइप जो ग्राउंड नट होता है वो गुच्छे में ही रह जाता है, इसलिए इसके लिए स्पेसिंग की आवश्यकता कम पड़ती है, 30 × 10 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है, और इसका जो सीड रेट होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बुआई का जो यानी डेप्थ ऑफ सोविंग कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर तक रखा जाता है ग्राउंड नट का। नेक्स्ट सॉइल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्राउंड नट कल्टिवेशन, तो लाइट टेक्सचर सैंडी लोम सॉइल्स इज एक्सीलेंट, यानी कि हल्की संरचना वाली जो सैंडी लोम सॉइल्स होती है वो सबसे एक्सीलेंट मानी जाती है किसके, ग्राउंड नट कल्टिवेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनियम सल्फेट एंड SSP आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रिस्पेक्टिवली, यानी अमोनियम सल्फेट एंड सिंगल सुपर फास्फेट ये दोनों जो होते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपिंग इन ग्राउंड नट में जो पॉपिंग होता है किसके कारण होता है, तो पॉट्स विदाउट कर्नेल्स आर अनफिल्ड ग्रेन्स ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, यानी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण जब ग्राउंड नट का पॉट्स कर्नेल रहित रह जाता है या फिर उसमें दाना बनता ही नहीं है तो उसी को पॉपिंग के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी से निम्नलिखित डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से देख लीजिए, हम इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर दिखा रहे हैं। यानी कैल्शियम की डिफिशियंसी से एक तो आपका मेस्टाइटिस होता है, किसमें, थनैला रोग जिसे कहते हैं, यह कैल्शियम की डिफिशियंसी कारण होता है एनिमल्स में। दूसरे नंबर पर कैल्शियम की डिफिशियंसी से बेयर डिसऑर्डर होता है। बेयर डिसऑर्डर किस में देखने को मिलता है, तो बेयर डिसऑर्डर 4 प्रकार के क्रॉप्स में देखने को मिलता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो कटरवा, इसके लिए ट्रिक है हमारा कटरवा, यानी सी से हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा, एंड टी से क्या हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, फिर आर से आपका राजमा हो जाएगा, आर से राजमा हो जाएगा, एंड डब्ल्यू से आपका वाटरमेलन, यानी इन सभी में जो था ब्लॉसम इंडराइट डिसऑर्डर देखने को मिलता है जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। और एप्पल्स में जो क्रैकिंग होता है, यानी एप्पल्स में जो क्रैकिंग होती है वो आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी कारण होता है। लेकिन सभी प्रकार के फ्रूट्स में जो होता है देखा जाए तो जो क्रैकिंग होता है वो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है, लेकिन इसमें जो होता है एप्पल में जो क्रैकिंग होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण देखने को मिलता है। बीटर पीट भी किसके कारण होता है, तो बीटर पीट इन एप्पल, यानी एप्पल में जो बीटर पीट होता है वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ही देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से ग्रेप में कैलिक्स इंडराट, यानी कैलिक्स इंडराट जो होता है ग्रेप में कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होती है। बेर से एंड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर एट प्री फ्लावरिंग स्टेज 30 डेज आफ्टर सोइंग विच इज इसेंशियल फॉर पॉट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, यानी पॉट के फॉर्मेशन के लिए और पॉट के डेवलपमेंट के लिए जो इसेंशियल जो
जिप्सम की मात्रा होती है वो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कब इसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लावरिंग से पहले स्टेज पर किया जाता है। और यह कब? तो बुआई के 30 से 30 दिन, बुआई के 30 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से एप्लीकेशन ऑफ 250 किलोग्राम जिप्सम पर हेक्टेयर एट प्री फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि जिप्सम का प्रयोग जो होता है वो 250 किलोग्राम मात्रा, यानी जिप्सम की 250 किलोग्राम मात्रा जो थी वो प्री फ्लावरिंग स्टेज यानी फ्लावरिंग स्टेज आने से पहले ही किया जाता है। कब किया जाता है? तो डे आफ्टर, यानी 30 डेज आफ्टर सोविंग, यानी बुआई के 30 दिन बाद जो होता है इसका एप्लीकेशन किया जाता है, जो कि पार्ट फॉर्मेशन एंड पार्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली सोविंग टाइम इसका लास्ट वीक ऑफ मई टू फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ जून होता है, यानी कि इसका जो सोविंग टाइम होता है वो अंतिम सप्ताह, यानी मई के अंतिम सप्ताह से लेकर और जून के प्रथम पखवाड़ा तक होता है। यानी कि ग्राउंड नट का जो सोविंग टाइम होता है वो लास्ट वीक ऑफ मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून का प्रथम पखवाड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्लाटॉक्सिन्स एक प्रकार का कंटामिनेशन होता है जो कि ग्राउंडनट में देखने को मिलता है। ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ ग्राउंडनट कर्नेल, यानी ग्राउंडनट के कर्नेल में एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम ग्राउंडनट का एफ्लाटॉक्सिन नाम से जानते हैं। फिर से अफ्लाटॉक्सिन्स कंटामिनेशन इन ग्राउंडनट, यानी ग्राउंडनट में अफ्लाटॉक्सिन का कंटामिनेशन यानी अफ्लाटॉक्सिन का कंटामिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ग्राउंडनट के जो दाना होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। इसी को हम अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किसके कारण होता है? तो एस्परजिलस फ्लेवर्स के कारण होता है। और क्यों होता है? तो ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट इन स्टोर्ड कर्नल्स, यानी कि जब हम ग्राउंडनट के कर्नल्स का स्टोर करते हैं उस समय यदि मॉइस्चर की मात्रा अधिक होती है स्टोरेज के समय, तो एस्परजिलस फ्लेवर्स उसमें काज करके अफ्लाटॉक्सिन्स जो होता है वो कंटामिनेशंस कर देता है ग्राउंडनट के केस में, जो कि एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ अफ्लाटॉक्सिन इज स्टोरेज ऑफ कर्नल्स एट द रेट 8% मॉइस्चर लेवल, यानी कि अफ्लाटॉक्सिन यानी कि कर्नेल यानी कि ग्राउंडनट के कर्नेल की स्टोरेज के समय अफ्लाटॉक्सिन्स को मैनेजमेंट करने के लिए ग्राउंडनट के स्टोरेज के समय जो मॉइस्चर लेवल रखा जाता है वो आपका 8% तक रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्राउंडनट कल्टिवेशन, ग्राउंडनट के कल्टिवेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट आपका एरेकिस हाफोजिया होता है। ओरिजिन प्लेस इसका ब्राज़ील होता है। स्टेट विच इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका गुजरात है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है? तो गुजरात है। सेलिंग परसेंटेज कितना होता है? तो इसका सेलिंग परसेंटेज 70% होता है। ऑयल परसेंटेज में 45% होता है। नाइट्रोजन इन ग्राउंडनट के किक में 7.3% तक होता है। कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट पाया जाता है? बेस्ट सॉइल फॉर ग्राउंडनट प्रोडक्शन, ग्राउंडनट के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा होता है? सैंडी सॉइल होता है। स्पेसिंग फॉर ग्राउंडनट के लिए जो स्पेसिंग रखी जाती है 30 × 10 सेंटीमीटर का रखा जाता है। किसके लिए ये तो आपका बंच टाइप का, जबकि स्प्रेडिंग टाइप का बंच टाइप का 30 × 10 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। और इसकी जो सीड रेट होती है ये बंच टाइप का स्पेसिंग है, इसकी सीड रेट जो होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। तो कितना? तो 80 से 100 किलोग्राम इसका सीड रेट होता है। जबकि स्प्रेडिंग टाइप का जो होता है, स्प्रेडिंग टाइप का जो स्पेसिंग रखा जाता है 45 × 10 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। इसका स्पेसिंग ज़्यादा होने के कारण सीड रेट घट जाता है, यानी 60 से 80 किलोग्राम इसका सीड रेट प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई यील्ड टाइप ऑफ ग्राउंडनट, इसमें आपका स्प्रेडिंग टाइप आता है, यानी हाई यील्ड टाइप ऑफ ग्राउंडनट, यानी कि अधिक यील्ड देने वाली कौन सा ग्राउंडनट होता है? तो स्प्रेडिंग टाइप, यानी स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली ग्राउंडनट की प्रजाति होती है यह यील्ड ज़्यादा देती है। नेक्स्ट है पेगिंग स्टेज कम्स आफ्टर 55 डेज आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के 55 दिन बाद ही पेगिंग स्टेज जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? तो ग्राउंडनट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है केमिकल यूज्ड फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, यानी ग्राउंडनट के फ्लावर इनिशिएशन के लिए कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं? तो ग्राउंडनट के फ्लावर की इनिशिएशन के लिए नेपनिन एसिटिक एसिड की 40 ppm मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट नोन एज नट, यानी कि ग्राउंडनट के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? नट के नाम से जानते हैं। हर्बिसाइड यूज्ड फॉर ग्राउंडनट, यानी ग्राउंडनट के लिए कौन सा हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं? टोकी 25 का प्रयोग करते हैं। यानी हर्बिसाइड यूज्ड फॉर ग्राउंडनट, यानी ग्राउंडनट के लिए किस हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं? तो टोकी 25 का प्रयोग किया जाता है। टोकी 25 का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली पोस्ट इमरजेंसी यूज्ड हर्बिसाइड इन ग्राउंडनट, यानी ग्राउंडनट में अर्ली पोस्ट इमरजेंसी के रूप में किस हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं? तो इमेजिथैपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बिटरनेस ऑफ कर्नेल ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन, जो कि फंगल टॉक्सिन रहती है कर्नल, यानी कि ग्राउंडनट के कर्नल्स में जो बिटरनेस होता है किसके कारण होता है? तो अफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है, जो कि एस्परजिलस फ्लेवर्स के कारण यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट
फंगल प्रोटीन कंटेंट इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ग्राउंडनट में प्रोटीन की मात्रा 26% तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइनोफोर्स ऑफ ग्राउंडनट आर नोन एज पेग, यानी कि ग्राउंडनट के गाइनोफोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो पेग के नाम से जानते हैं। इसी पेग के द्वारा पॉट का डेवलपमेंट होता है। इस पूरे प्रोसेस को वहीं क्या कहा जाता है, तो पेगिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, येलोइंग ऑफ ग्राउंडनट इज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, यानी ग्राउंडनट की पत्तियों का जो येलोइंग होता है किसके कारण होता है, ग्राउंडनट की पत्तियों का जो पीलापन होता है वो आयरन की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है, रोजेट डिजीज इज ड्यू टू वायरस, यानी ग्राउंडनट में जो रोजेट डिजीज होता है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और इसका वेक्टर क्या होता है, तो एफिड होता है, यानी कि रोजेट डिजीज इन ग्राउंडनट, यानी ग्राउंडनट में जो रोजेट डिजीज होता है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और इसमें कौन सा वेक्टर काम करता है, तो एफिड काम करता है। नेक्स्ट है, मेजर पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट, ये आपका वाइट ग्रब होता है, यानी वाइट ग्रब होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम इस समय याद नहीं आ रहा है। तो मेजर पेस्ट ऑफ ग्राउंडनट का जो मेजर पेस्ट होता है वो वाइट ग्रब होता है। बर्ड नेक्रोसिस इज ग्राउंडनट इज ड्यू टू थ्रिप्स के कारण, यानी कि ग्राउंडनट में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है किसके कारण होता है, तो ग्राउंडनट में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है वो थ्रिप्स के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन, 14 नंबर का कल्टीवेशन है सोयाबीन कल्टीवेशन, यानी 14 नंबर का कल्टीवेशन आपका सोयाबीन कल्टीवेशन है। सोयाबीन कल्टीवेशन यानी 14वें नंबर का कल्टीवेशन क्या है, तो 14वें नंबर का कल्टीवेशन है सोयाबीन कल्टीवेशंस। तो एक सेशन में हम 2 कल्टीवेशन आराम से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोयाबीन कल्टीवेशन के बारे में। तो सोयाबीन का साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सोयाबीन, सोयाबीन इज बेसिकली पल्स क्रॉप बट इन इंडिया मोस्टली ग्रोन एज ऑयल सीड क्रॉप, यानी सोयाबीन एक प्रकार का जो होता है वो पल्स क्रॉप होता है, यानी कि सोयाबीन जो होता है वो आधारभूत तरीके से देखा जाए तो यह एक प्रकार का पल्स क्रॉप होता है, लेकिन भारत में इसे सर्वाधिक रूप से ऑयल सीड क्रॉप के रूप में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोन एज वंडर क्रॉप्स आर येलो जेवल्स, यानी सोयाबीन को हम वंडर क्रॉप्स आश्चर्यजनक पौधा यानी आश्चर्यजनक फसल के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को येलो जेवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड फर्स्ट रैंक क्रॉप एज सोर्स ऑफ वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल ऑयल के सोर्स के रूप में जो प्रथम रैंक विश्व में है वो आपका सोयाबीन होता है। फिर से, वर्ल्ड फर्स्ट रैंक क्रॉप एज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल ऑयल के सोर्स के रूप में देखा जाए तो पूरे विश्व में प्रथम रैंक कौन सी फसल का है, तो सोयाबीन का। नेक्स्ट पॉइंट, सोयाबीन इज द मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन द वर्ल्ड अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ टोटल एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन, यानी कि सोयाबीन एक प्रमुख ऑयल सीड क्रॉप है विश्व में जो कि 50% टोटल प्रोडक्शन का 50%। फिर से, सोयाबीन इज़ द मेजर ऑयल सीड क्रॉप, यानी सोयाबीन जो होता है वो सोयाबीन इज़ द मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल एरिया एज वेल एज टोटल प्रोडक्शन, यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है कि टोटल एरिया का 50% और टोटल प्रोडक्शन का भी 50% पूरे विश्व में सोयाबीन कवर करता है। किसके अंतर्गत, तो मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स के अंतर्गत, यानी कि सोयाबीन एक प्रकार का मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स होता है जो कि पूरे विश्व में 50% एरिया पूरे विश्व में 50% एरिया कवर करता है और 50% ही आपका प्रोडक्शन भी कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन एंड 30% ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो इट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन, यानी पूरे विश्व में, यानी इट प्रोवाइड्स यानी 60% के आसपास यह वेजिटेबल प्रोटीन को प्रोवाइड करता है और 30% ऑयल को प्रोवाइड करता है। किसमें, विश्व, यानी विश्व में 30% तेल को, यानी विश्व में 30% तेल और 60% वेजिटेबल प्रोटीन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो सोयाबीन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंस 42% प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड 20% ऑयल, यानी कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और इसमें किस प्रोटीन की प्रधानता पाई जाती है, तो लाइसिन प्रोटीन की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि सोयाबीन में लाइसिन प्रोटीन की प्रधानता पाई जाती है और इसमें 42% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और 20% तक इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस चाइना होता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सोयाबीन का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश में, जबकि प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश चला जाता है, कितना 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक यील्ड जो होता है वो प्राप्त करता है कौन, तो तब आंध्र प्रदेश करता है इनके साथ सोयाबीन। नेक्स्ट हेडिंग इज बॉटनी ऑफ
सोयाबीन, सोयाबीन की बॉटनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सोयाबीन आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली बिलोंग करता है। सोयाबीन में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन का फ्रूट क्या होता है, तो पॉड या फिर कर्नेल के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन इज ए C3 प्लांट होता है और साटरडे प्लांट के अंतर्गत आता है। और C3 प्लांट होने के कारण यह साटरडे प्लांट यानी कि खरीफ सीजन का क्रॉप होता है क्या, सोयाबीन। वैरायटी की बात करते हैं तो कौन कौन सी वैरायटी रिस्पॉन्सिबल होती है सोयाबीन के लिए, तो जो पहली वैरायटी है इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूएस यानी यूएसए से इंट्रोड्यूस की गई सोयाबीन की कौन कौन सी वैरायटी होती है, तो यूएसए से इंट्रोड्यूस की गई सोयाबीन की वैरायटी में आपका पहले नंबर पे ब्रैग आता है, दूसरे नंबर पे ली आता है, तीसरे नंबर पे केंट आता है। केंट आपका बार्ले की भी वैरायटी होती है। चौथे नंबर पे क्लार्क 63 आता है एंड पाँचवें नंबर पे ब्लैक हट आता है, यानी ब्लैक हट, क्लार्क 63, केंट, ली, ब्रैग, यानी ब्रैग, ली, केंट, क्लार्क 63, ब्लैक हर्ट ये सभी जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है यूएसए से सोयाबीन की। नेक्स्ट वैरायटी इंडियन वैरायटी ऑफ सोयाबीन की जो इंडियन वैरायटी इसमें आपका शिलाजीत आता है, अलंकार आता है, अंकुर आता है, पंजाब फर्स्ट आता है, मोनाटो आता है। मोनाटो हो गया, पंजाब फर्स्ट हो गया, अंकुर हो गया, अलंकार हो गया, शिलाजीत हो गया। ये सभी वैरायटी जो थी वो सोयाबीन की इंडियन वैरायटी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट सोविंग सीड्स एंड सोविंग टाइम ऑफ सोयाबीन, सीड्स एंड सोविंग टाइम ऑफ सोयाबीन, इसमें पहले नंबर पे आपका आता है सीड्स एंड सोविंग टाइम ऑफ सोयाबीन। सोविंग टाइम क्या होता है, तो 3rd वीक ऑफ जून से 1st फोर्टनाइट ऑफ जुलाई, यानी कि जो सोयाबीन की बुआई का समय होता है वो जून के तृतीय सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम पखवाड़ा तक होता है। यानी कि सोयाबीन की बुआई का जो समय होता है वो जून के तृतीय सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम पखवाड़ा तक इसकी बुआई की जाती है। स्पेसिंग कितना रखा जाता है, तो सोयाबीन में स्पेसिंग 45 से 60 कूड़े 15 से 20 सेंटीमीटर तक स्पेसिंग रखी जाती है। यानी सोयाबीन में स्पेसिंग जो रखी जाती है 45 से 60 कूड़े 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। डेप्थ ऑफ सोयाबीन कितना रखा जाता है, तो सोयाबीन की बुआई के लिए जो उचित गहराई होती है वो 3 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। इसका सीड रेट कितना होता है, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी कि सोयाबीन का जो सीड रेट होता है वो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। प्लांट पॉपुलेशन कितना आता है, तो 30,000 से लेकर 40,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर इसमें देखने को मिलता है। यानी 30,000 से लेकर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, यानी 3 लाख से 4 लाख प्लांट प्रति हेक्टेयर इसका प्लांट पॉपुलेशन होता है इनके साथ सोयाबीन। बीड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बीड मैनेजमेंट में क्या आता है, तो बीड मैनेजमेंट में आपका मेजर बीड क्या आता है, तो मेजर बीड में आपका इकाइनोक्लोवा कोलोनम होता है, साइप्रस रोटेंडस होता है, सोरगम हेल्पेंस होता है एंड ट्राइएंथीमा होता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो PPIF का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ट्रिक है PPIF यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में, जो कि बिफोर सोविंग, जो सोविंग से पहले ही इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आपका फ्लूक्लोरिक होता है, कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्री इमरजेंस में कौन सा हर्बिसाइड आता है, तो प्री इमरजेंस में एलाक्लोर आता है, जिसे मेट्रीब्यूजन के नाम से जानते हैं। यानी कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में हम एलाक्लोर का प्रयोग कर सकते हैं, फिर मेट्रीब्यूजन का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अर्ली पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ इमेजिक हाइपर एट द रेट से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर इज इफेक्टिव, यानी कि अर्ली पोस्ट इमरजेंस के रूप में हम इमेजिक हाइपर का एप्लीकेशन करते हैं। कितनी मात्रा में, 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बहुत ही प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन, यानी 15वें नंबर का कल्टीवेशन है मस्टर्ड कल्टीवेशन या फिर रैप्सिड कल्टीवेशन। इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका स्पेसीज होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मस्टर्ड, पंजेंसी इन मस्टर्ड इज टू आइसोथियोसाइनेट एंजाइम हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स इन ऑल क्रूसीफर्स, यानी कि जो मस्टर्ड में पजेंसी होता है वो किसके कारण होता है, तो आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। एंजाइम इसमें कौन सा काम करता है, तो एंजाइम हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स, यानी कि इसमें जो एंजाइम हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोसाइनोलेट्स, यानी कि एंजाइम हाइड्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है इन ऑल क्रूसीफर, यानी सभी प्रकार की क्रूसीफर्स में जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है, एंजाइम हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है वो ग्लाइकोसाइनोलेट्स होता है सभी प्रकार के क्रूसीफेरी प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक ग्लूकोसाइनोलेट्स ईट केक्स इज अनसुइटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड कैटल, यानी कि इसमें यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस यानी कि टॉक्सिक यानी कि जहरीला ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण ही इसका जो केक होता है यह इसमें पाए जाने वाले अनसुइटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, और फिर से ग्लूकोसाइनोलेट्स जहरीले पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही जो मस्टर्ड का केक होता है यह अनसुइटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का अनसुइटेबल सोर्स होता है, यानी कि ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण, यानी टॉक्सिक ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण ही इसमें केक जो होता है वो
इट्स केक इट इज़ अनसूटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसका केक जो होता है वो प्रोटीन का अनसूटेबल सोर्स के रूप में जाना जाता है, और जो कि ह्यूमन एंड कैटल के लिए दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब यह है कि मस्टर्ड में ग्लूकोसाइनोलेट्स टॉक्सिक की उपस्थिति के कारण ही यह ह्यूमन और कैटल दोनों के लिए ही अनसूटेबल माना जाता है। इट काजेज ग्वाइटर एंड इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसी के कारण घेघा रोग हो जाता है। यानी इसी के कारण, यानी कि इस प्रकार के केक के खाने से या इसीलिए मस्टर्ड के ज़्यादा यूज़ करने से या फिर मस्टर्ड का ज़्यादा यूज़ करने से घेघा रोग हो जाता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी यह प्रभावित करता है। द अपर लिमिट इज फिक्स्ड एज 0.5% बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसका अपर लिमिट फिक्स किया गया वो 0.5% तक फिक्स किया गया है। नेक्स्ट, वैराइटीज़ ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड। वैराइटीज़ ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड, इसमें आपका पहले नंबर पे रैपसीड आता है। रैपसीड को ही हम ब्राउन सारसन के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी सारसन होता है। यानी कि रैपसीड में ही दो प्रकार का रैपसीड तो होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो आपका ब्राउन सारसन होता है, दूसरा आपका येलो सारसन होता है। ब्राउन सारसन का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी सारसन होता है। इसी को इसका जो वैरायटी होता है पूसा कल्याणी। पूसा कल्याणी किसकी वैरायटी होती है? तो पूसा कल्याणी जो होती है वो ब्लैक सारसन या फिर ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी सारसन की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है येलो सारसन। येलो सारसन का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी सारसन होता है। यानी कि येलो सारसन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ब्रेसिका कंपेस्टिस वैरायटी सारसन। इसका भी जो होता है वो सारसन ही स्पेसीज होती है, और इसकी जो वैरायटी होती है तो येलो सारसन की जो वैरायटी होती है बेनो होती है, जबकि ब्राउन सारसन की वैरायटी पूसा कल्याणी होती है। दूसरे नंबर पर आपका आता है मस्टर्ड। मस्टर्ड को ही हम राई के नाम से जानते हैं, इसी को हम इंडियन मस्टर्ड के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका जेंसिया होता है। कौन कौन सी वैरायटी होती है? तो मस्टर्ड की जो वैरायटी या फिर राई की जो वैरायटी या फिर इंडियन मस्टर्ड की जो वैरायटी होती है या फिर ब्रेसिका जेंसिया की जो वैरायटी होती है, इसकी क्रांति वैरायटी होती है, बर्ना वैरायटी होती है जिसे हम T59 के नाम से जानते हैं, इसकी की रोहिणी वैरायटी होती है, पूसा बोल्ड भी इसी की वैरायटी होती है, RH30 भी जो होती है इसी की वैरायटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू रिलीज्ड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड की नई जो विकसित की गई वैरायटी है, इसमें आपका लक्ष्मी आता है, वसुंधरा आता है, आशीर्वाद आता है, बसंती आता है, पूसा जय किसान आता है, जिसे बायो 902 के नाम से जानते हैं। यानी कि पूसा जय किसान को हम बायो 902 के नाम से जानते हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की गई NRC SB 506, जो कि प्रथम मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पूसा जय किसान, जिसे हम बायो 902 के नाम से जानते हैं। इट इज़ फर्स्ट वैरायटी ब्रेसिका जेंसिया डेवलप्ड इन द वर्ल्ड बाय प्रोफेसर YL चोपड़ा एट एल विथ द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन इंडिया। यानी कि पूसा जय किसान जो वैरायटी जिसे हम बायो 902 के नाम से जानते हैं, यह फर्स्ट वैरायटी थी जो कि ब्रेसिका जेंसिया से विकसित की गई थी। कहाँ पर? तो पूरे विश्व में। किसके द्वारा? तो प्रोफेसर BL चोपड़ा के द्वारा। और यह किसकी सहायता से? बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, जिसमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है प्रयोग किया गया था, यह भी भारत में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से BL चोपड़ा यानी प्रोफेसर BL चोपड़ा के द्वारा विश्व में जो ब्रेसिका जेंसिया की जो प्रथम वैरायटी विकसित की गई थी उसका नाम पूसा जय किसान है, जिसे बायो 902 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, NRC HB 506 NRC HB 506, जिसे हम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर हाइब्रिड ब्रेसिका, पता नहीं क्या होता है इसका मतलब। तो इट इज़ फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया और वर्ल्ड डेवलप्ड फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान इन फरवरी 2009, यानी फरवरी 2009 में राजस्थान यानी कि फरवरी 2009 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, जो कि भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है, इसी से विश्व में या पूरे विश्व में या फिर भारत में जो प्रथम हाइब्रिड मस्टर्ड का है वह उसका नाम NRC HB 506 है। यानी कि NRC HB 506 जो वैरायटी है यह फरवरी 2009 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान से पूरे विश्व में और भारत में भी प्रथम हाइब्रिड मस्टर्ड के रूप में विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, NRC HB 101 सुटेबल फॉर लेट सोविंग इरीगेटेड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। यानी NRC HB 101 जो वैरायटी होती है यह लेट सोविंग के लिए सूटेबल होती है, इरीगेटेड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की इरीगेटेड एरिया के लिए सूटेबल होती है, उत्तर प्रदेश के लिए भी सूटेबल होती है, और राजस्थान यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की इरीगेटेड एरिया के लिए भी सूटेबल होती है और लेट सोविंग के लिए भी सूटेबल मानी जाती है। नेक्स्ट, 00 वैरायटी कैनोला, इसी कैनोला के नाम से जानते हैं। यानी कि 00 वैरायटी किससे संबंधित होती है? तो ये भी मस्टर्ड से ही संबंधित होती है। यानी 00 वैरायटी किससे संबंधित होती है? तो 00 वैरायटी भी जो होती है वो
मस्टर्ड से ही संबंधित होती है और इसी को हम कैनोला के नाम से भी जानते हैं। इट कंटेंस लेस दैन 3% यूरोसिक एसिड एंड लेस दैन 30 यू मॉल पर ग्राम ग्लूकोसाइनोलेट्स, यानी कि 00 जो वैरायटी होती है मस्टर्ड की जिसे हम कैनोला के नाम से जानते हैं, इसमें यूरोसिक एसिड की मात्रा 3% से कम पाई जाती है और इसके साथ ही साथ इसमें ग्लाइकोसाइनोलेट्स की मात्रा जो होती है वो 30 यू मॉल से भी कम पाया जाता है। नेक्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, यानी कि जो GM मस्टर्ड है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इजारा जिसे हम DMH11 के जानते हैं, DMH11 के नाम से जानते हैं, यानी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इजारा जिसे हम DMH11 के नाम से जानते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रॉप प्लांट के जेनेटिक मैनिपुलेशन सेंटर के लिए फिर से धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इजारा जिसे हम DMH11 के नाम से जानते हैं। यह जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी है किसकी, तो मस्टर्ड की, यानी कि यह जेनेटिकली यानी GM हाइब्रिड किसकी है, तो मस्टर्ड की, जो कि सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बट रिसर्चर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव क्रिएटेड हाइब्रिडाइज्ड मस्टर्ड DMH11 यूजिंग बार्नेज और पारस्टार टेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, यानी कि बट लेकिन रिसर्चर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर यानी लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं हाइब्रिडाइजेशन मस्टर्ड DMH11 यानी कि हाइब्रिडाइज्ड मस्टर्ड DMH11 में किस टेक्नोलॉजी को यूज किए थे, तो बार्नेज टेक्नोलॉजी को या फिर बारस्टार टेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करके तब इसको बनाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू DMH11 इट इज ए हर्बिसाइड टोलरेंट, यानी कि यह वैरायटी जो है हर्बिसाइड के प्रति टोलरेंट क्रॉप है। इन फरवरी 2016 द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जिसे GMEC के नाम से जानते हैं, यानी कि फरवरी 2016 में GMEC कमेटी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हैड अलाउड द commercial productions of another GM crops wise mustard DMH11. It is yield about 30% more than a traditional reference mustard variety, यानी सीधे कहने का मतलब यह है कि यह DMH11 जो वैरायटी है वो हर्बिसाइड के प्रति पूरी तरह से टॉलरेंट थी और फरवरी 2016 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा यह अलाउ कर दिया गया था, किसके लिए यह अलाउ कर दिया गया था कि जो जितने भी GM क्रॉप्स है जो कि जितने भी मस्टर्ड के GM क्रॉप्स हैं जैसे आपका मस्टर्ड DMH11 हो गया, ये सभी को कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। यानी कि फिर से फरवरी 2016 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने यह अलाउ कर दिया था कि जितने भी GM क्रॉप्स जैसे मस्टर्ड DMH11 है इन सभी को कमर्शियल रूप से प्रोडक्शन किया जा सकता है। और इसकी यील्ड जो थी वो 30% ज़्यादा थी किसकी, तो ट्रेडिशनल रेफरेंस मस्टर्ड वैरायटी यानी कि जो पुराने समय की जो वैरायटी थी मस्टर्ड की उनसे 30% ज़्यादा यील्ड किससे प्राप्त हुआ, तो DMH11 से, क्योंकि यह जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड थी और यह इनको अप्रूवल किसके द्वारा मिला, तो GMEC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा इनको अलाउ मिला था। नेक्स्ट सीड रेट ऑफ मस्टर्ड का सीड रेट कितना होता है, तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी मस्टर्ड का सीड रेट कितना होता है, तो मस्टर्ड का जो सीड रेट होता है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट हेडिंग डिजीज ऑफ मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड का डिजीज कौन कौन सा होता है, तो पहले नंबर का जो डिजीज होता है मस्टर्ड का अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, इसी को हम ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। यानी डिजीज ऑफ मस्टर्ड का जो डिजीज है इसमें पहले नंबर पर आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट आता है या फिर इसी को हम ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म या फिर जिसका काजल ऑर्गेनिज्म अल्टरनेरिया ब्रेसिकी होता है, फिर अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला होता है, यानी कि अल्टरनेरिया ब्लाइट या फिर ब्लैक स्पॉट जो होता है इसका काजल ऑर्गेनिज्म अल्टरनेरिया ब्रेसिकी या फिर अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला होता है। दूसरे नंबर पर आपका स्क्लेरोसिनिया स्टेमराटा, यानी स्क्लेरोसिनिया स्टेमराटा, यानी कि दूसरे नंबर पे जो
डिजीज आती है मस्टर्ड की, वो आपका स्क्लेरोसीनिया स्टेमराटा था, जिसका साइंटिफिक नेम स्क्लेरोसीनिया स्क्लेरोसियोरम होता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्लब रूट आता है, क्लब रूट ऑफ मस्टर्ड, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिको होता है। चौथे नंबर पे आपका बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर लीफ स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट आता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी कैम्पेस्ट्रिस, यानी बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर लीफ स्पॉट या फिर ब्लैक राटा मस्टर्ड, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी भी इसकी परफेक्ट वैरायटी जो होती है वो भी कैम्पेस्ट्रिस ही होती है। पाँचवें नंबर पे डैम्पिंग आता है, डैम्पिंग अब आता है, ये डैम्पिंग आपका जो काजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम स्पीसीज होता है, राइक्यूटिनिया सोलेनाई भी होता है, एंड एपिथेलियम एफिनिडर्मेटम के कारण भी यह कभी कभी देखने को मिलता है। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो किसके कारण होता है, तो पेरोनोस्पोरा पैरासिटिकोला के कारण होता है, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू जो मस्टर्ड यानी मस्टर्ड में जो डाउनी मिल्ड्यू होता है किसके कारण होता है, तो मस्टर्ड में जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो पेरोनोस्पोरा पैरासिटिकोला के नाम से जाना जाता है। सातवें नंबर पर आपका पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, यह किसके कारण होता है, तो इबिसाइफी पॉलीगोनी के कारण होता है। इसके लिए ट्रिक है पेट्स किलोमीटर, यानी पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो इरिसाइफी के कारण होता है, डाउनी मिल्ड्यू आपका स्क्लेरोस्पोरा के कारण होता है, और कैराथिन जो होता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रयोग करते हैं, मेटालेक्साइल का प्रयोग होता है वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर में जो वाइट रस्ट लगता है ये किसके कारण होता है, तो पेरोनोस्पोरा स्पेसीज कॉमनली प्रेजेंट इन स्टैग हेड फेज, यानी कि स्टैग हेड फेज में ही समानता उपस्थित रहता है। कौन, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो कि एल्बिगो कैंडिडा के कारण देखने को मिलता है, एल्बिगो कैंडिडा के कारण फैलता है। नेक्स्ट है हेडिंग रिलेटेड टू मस्टर्ड, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड सप्लाई इंपॉर्टेंट पेस्ट एट सीडलिंग स्टेज, यानी कि मस्टर्ड के सीडलिंग स्टेज का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेस्ट होता है वो मस्टर्ड सप्लाई होता है। इन सेवर केस एट द सीडलिंग स्टेज द क्रॉप्स हैव टू बी रीसोन, यानी इट सेवर केस एट द सीडलिंग स्टेज, यानी सीडलिंग स्टेज पर इसका अटैक होने के कारण क्रॉप्स को फिर से लगाने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है मस्टर्ड एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम लीफाफिस इरिसामी होते हैं, यानी कि मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम लीफाफिस इरिसेमी होता है। वेरी सीरियस पेस्ट होता है एंड मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन मस्टर्ड प्रोडक्शन, मस्टर्ड प्रोडक्शन में, यानी मस्टर्ड प्रोडक्शन में जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, तो मस्टर्ड एफिड होता है, और यह वेरी सीरियस पेस्ट होता है किसका, तो मस्टर्ड एफिड का। नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट है पेंटेड बग है, लीफ माइनर है, डायमंड बैक मोथ है एंड आर अदर इंसेक्ट इन मस्टर्ड क्रॉप, यानी मस्टर्ड क्रॉप में जो अन्य इंसेक्ट लगते हैं इसमें आपका पेंटेड बग आता है, लीफ माइनर आता है, डायमंड ब्लैक मोथ आता है, ये सभी जो होते हैं वो अदर इंसेक्ट होते हैं किसके, मस्टर्ड के। नेक्स्ट कल्टीवेशन है तिल कल्टीवेशन, नेक्स्ट कल्टीवेशन इज तिल कल्टीवेशन। नेक्स्ट सेशन में हम तिल के कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।